प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में 2 बार ऐसे अवसर आए जब वो संन्यास और सेवा में से किसी एक को चुन सकते थे। एक तब जब वो 8 साल के थे और बाल स्वयं सेवक थे, लेकिन तब वो साधु बनना चाहते थे। दूसरी बार तब जब वो किशोरावस्था को पार करने की दहलीज पर थे और सन्यासी बनकर हिमालय में घूम रहे थे, लेकिन तब परिस्थितियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना दिया। के दशक तक गुजरात में आरएसएस ने सांस्कृतिक चेतना के आधार पर अपनी अच्छी खासी जमीन तैयार कर ली थी। नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में संघ की शाखाओं का अनुभव ले चुके थे। हिमालय के 2 वर्ष लंबे प्रवास के बाद जब वो वापस गुजरात लौटे तो 1967 में अहमदाबाद आरएसएस शाखा से जुड़ गए। बहुत बहुत बधाई हो। संघ के अनुशासन और नीतियों में नरेंद्र मोदी इतना घुल मिल गए कि मिलने वाले हर काम को पूरी ईमानदारी से निभाते गए। वकील साहब यानी लक्ष्मण राव इनामदार की वरिष्ठता तब बहुत काम आई उनके। संघ के अनुशासन और उसके प्रति समर्पण को देखते हुए 1972 में नरेंद्र मोदी को पूर्णकालिक संघ प्रचारक का उत्तरदायित्व दे दिया गया। नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात में घूमने लगे। यही वो समय था जब उन्होंने जाति धर्म संप्रदाय के राजनीतिक समीकरण को बारीकी से समझना शुरू किया। ये बड़ी दिलचस्प मुझे कहानी मेरी समझ में आई। मैंने सारे कार्यकर्ता बुला लिए। हमारे अग्रवाल सभा है, धर्मशाला है, उसमें मैंने बैठक बुलाई। लगभग उसमें 300 के करीब कार्यकर्ता होंगे। तो बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होने से के बाद उन्होंने अपने विचार में पता क्या कहा कि भाई जब मैं प्रचारक निकला तो मेरी माँ ने मुझे कुछ धनराशि दी थी कि अब तू प्रचारक तो जा रहा है, मान नहीं रहा, लब ये धनराशि ले जा भाई, और तू जो है कहीं जरूरत पड़े तो रख लेना। और आज उसे मुझे कितने साल हो गए, वो धनराशि आज मेरी जेब में रखी है। और जेब में रखी है क्योंकि हम प्रचारक हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भोजन मिल जाता है। आप जैसे कोई बंधु 1-2 जी कपड़ा बनवा देता है, और ये मेरा थैला है, इसमें 2 जोड़ी कपड़ा, 1 तौलिया कच्छा, और अपने घूमता हूँ। कोई हमें वो हमारी आवश्यकता कुछ है नहीं। उस समय जब मेरी माँ ने जो पैसे मुझे दिए, वो पैसे आज मेरे पास सुरक्षित हैं। और आज मैं इस जो इनके पति ने शहादत दी है और उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया है, आज इस चुनाव के लिए जो पैसे मेरी माँ ने मुझे कभी दिए थे वो कत्तर में लिपटे हुए थे, और कत्तर से खोल करके कई उसमें होते थे, वो गिने नहीं कि जितनी राशि आज मैं चुनाव में दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के तौर पर तेजी से लोकप्रिय होते गए, और इसके पीछे था उनका संगठन कौशल, उनकी स्पष्ट सोच जो उनके साथियों के मन पर भी गहरा असर डालती थी। वहाँ पे एक संघ का वर्ग होना था, तो वहाँ पे नरेंद्र भाई हम सबको एकत्रीकरण सूरत महानगर का करके सभी लोगों को लेके गए थे, और वहाँ पे कई बबूल के पेड़ लगे हुए थे। और बबूल के पेड़ होने के कारण नरेंद्र भाई का आग्रह ऐसा था कि सभी कार्यकर्ता मिलके जमीन को समतल बनाएंगे और उस जगह पे फिर वर्ग होगा। उस वक्त के हमारे सुशील जी पोधार करके एक सूरत के उद्योगपति कार्यकर्ता थे, उनका आग्रह ऐसा था कि ये कार्य तो उनकी फैक्ट्री के कुछ मजदूर आ जाएंगे ट्रैक्टर के अंदर और आके समतल बना देंगे, हम कार्यकर्ताओं को करने की आवश्यकता नहीं है। मगर नरेंद्र भाई का आग्रह ऐसा था कि ये कार्य सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है तो हमको ही करना चाहिए। दिन निकलने से पहले दिनचर्या शुरू होती थी और देर रात तक लोगों के बीच घूमना और उन्हें आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ना, यही काम था नरेंद्र मोदी का। लेकिन उनके उन दिनों के साथी जब याद करते हैं तो कई पन्ने ऐसे खुल जाते हैं जिनमें स्पष्ट लिखा है कि नरेंद्र मोदी किस सोच के साथ तब आगे बढ़ रहे थे।
किसी कार्यकर्ता के घर में गए, उनका उस समय कोई वो कार्यकर्ता बंदूक खाना खा के उठे थे, वो अपने धरपति को आवाज लगा रहे थे कि बर्तन उठा लेते नरेंद्र भाई आए हैं। तो उन्होंने कहा भाई वो आवाज लगा रहे, वो काम कर, आप खुद उठ के बर्तन रख दो। एक उन्होंने जो कहा कि एक छोटे छोटे परिवार की भी चिंता करना, भाई अपना काम खुद करो, खुद कपड़े करो। कपड़ों के बारे में भी उनको एकदम साफ सफाई वाले इस्तीबंद कपड़े, शुरू से उनका आग्रह था कि आप कहीं भी जाते हो तो आपका व्यक्तित्व एकदम निखरा हुआ होना चाहिए, व्यक्तित्व साफ होना चाहिए। ये वो दौर था जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। दूसरी ओर गुजरात सांप्रदायिकता की चपेट में था। नवनिर्माण आंदोलन देश की सरकार के खिलाफ तैयार हुआ। नरेंद्र मोदी ने अपने विचारों से गुजरात में इसे जन आंदोलन में तब्दील किया। वो समय भी आया जब देश में आपातकाल लगा और नरेंद्र मोदी भेष बदल बदल कर सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते रहे। नरेंद्र मोदी तब तक आरएसएस समेत जनसंघ के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में आ चुके थे। जनसंघ ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और नरेंद्र मोदी को तब आरएसएस। बीजेपी की गुजरात इकाई में शामिल नरेंद्र मोदी के पास कई तरह के दायित्व थे। देश भर से आने वाले नेताओं की व्यवस्था को देखना, साथ ही गुजरात में उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। वो अपना काम पूरी लगन से करते थे। इसी को देखते हुए उन्हें 1988 में गुजरात बीजेपी का संगठन महासचिव बना दिया गया। शंकर सिंह वाघेला, काशीराम राणा, केशुभाई पटेल जैसे दिग्गज तब गुजरात बीजेपी का चेहरा थे। एकंदर परिणाम से आपने आजादी। नरेंद्र मोदी का काम था संघ और पार्टी के बीच पुल का काम करना और पार्टी का प्रचार करना, लोगों को पार्टी से जोड़ना। नरेंद्र मोदी अपने काम में जुट गए। प्रचारक की भूमिका में जो और जितना समझा था उसे जमीन पर उतारने का समय भी यही था। कितने गांव है? हमने बोला 140 गांव है। 140 गांव में से 500 लोग आएंगे और वो भी आपका लक्ष्य 500 लोगों का, वो कैसे चलेगा? तो हमने बोला नहीं 500 तो आ जाएंगे, 500 नहीं, आप लक्ष्य 5000 का रखो। 5000 के ऊपर आप काम करो, उनका आयोजन करो, गांव गांव में जाओ, ये सम्मेलन की बात रखो और व्हीकल करो, साधन आने जाने का जो भी इंतजाम करना वो करो, स्थान भी ऐसा ही नक्की करो जहां 5000 लोग बैठ सके और ऐसा प्रयत्न करके आप चालू करो। तो उनका परिणाम ये आया, हमारा जो सम्मेलन था उसमें 2000 लोग आए, जो हम लक्ष्य 500 लोग रखते थे, इसमें 250-300 आने वाले थे, लेकिन 5000 लक्ष्य रखा तो 2000 लोगों का हमारा बड़ा सम्मेलन हुआ। संघ के संस्कारों को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। उनके लिए कोई भी एक घटना जन आंदोलन बनाने का जरिया होती थी। एक होनी चाहिए संवेदना, दूसरी होती है ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करना। वो अच्छी तरह समझते थे कि जनता के बड़े वर्ग के बीच पनपती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रयोग कैसे करना है। नवसारी में 89 में उन्होंने एक बातचीत की थी, वार्तालाप किया था कार्यकर्ताओं के साथ में। लोगों को उत्साह कैसे दिला जाए, कार्यकर्ता उत्साहित कैसे हो काम करने के लिए। पूरे देश में थोड़ा माहौल इस तरह का था जैसे 84 के जो इलेक्शन थे उसमें लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वैसे कमबैक इतना अच्छा कर सकती है, जो किया बाद में। तो हरियाणा का उदाहरण दिया उन्होंने। हरियाणा में 87 में इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकदल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और थम्बिंग मेजोरिटी से सरकार बनी। 4-5 लोग, कांग्रेस के 5 लोग ही 60 में से जीत पाए। और ये 87 मतलब 84 के 3 साल बाद। तो उन्होंने समझाया कि देखो, हरियाणा में भी सारे MP लोकसभा में कांग्रेस के ही जीते थे
और 3 साल बाद में इतना परिवर्तन हो गया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस वही गलतियां कर रही जो पहले करती रही। ये तो क्षणिक लोगों का, इतने भावुक हैं हम लोग कि इंदिरा जी की हत्या हुई। गुजरात में बीजेपी को जीत के दरवाजे तक ले जाने के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी थी। प्रचारक के तौर पर जब उन्होंने पूरा गुजरात कई बार नापा था, तब वो उसकी नब्ज भी समझने लगे थे। उन्होंने पार्टी और पद से परे आम लोगों को सत्ता परिवर्तन के आंदोलन से जोड़ने की शुरुआत की। तो भाई टेक्सटाइल के थ्रू कैसे आप सहयोग कर सकते हो पार्टी को? तो हमने कहा साहब बढ़िया मफलर बनाते हैं, अगली बार आप आएंगे तो सबको, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बढ़िया मफलर बना के थे। तो कॉटन में हमने बहुत अच्छे मफलर बहुत बड़ी संख्या में बनाए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं को बंटवाए थे, मोदी जी के हाथ से ही बंटवाए थे। तो मोदी जी का यही आग्रह रहता है भाई किसी ना किसी तरह आप समय नहीं दे सकते, आप प्रवास नहीं कर सकते, पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, तो आप धन से मदद कीजिए, लिटरेचर छपवा के दे दीजिए, बैनर बनवा दीजिए, झंडा बनवा दीजिए। तो इस तरह से लोगों को तैयार करना हमने देखा है कि बहुत लोगों को इस तरह से उन्होंने तैयार किया जो पार्टी को फंडिंग में काम करते थे। भाषण कला में निपुण नरेंद्र मोदी जब भीड़ के बीच किसी कार्यकर्ता को उसके नाम से पुकारते थे तो मजबूत रिश्ता बनता था। ये वीर माताओं की भूमि है जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती है। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। आज भी भीड़ के बीच में से लोगों को नाम से पुकारना नरेंद्र मोदी को लोगों के बीच अन्य नेताओं से अधिक लोकप्रिय बनाता है। दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। छोटे कार्यकर्ताओं को अलग से बुलाना, उसके साथ में आत्मीयता का भाव रखना, किसी भी के घर पे जाके मिल लेना, आम कार्यकर्ता से संपर्क रखना, नाम से बुलाना। नाम से बुलाना एक बड़ी इतनी अच्छी चीज है जीवन में। आप किसी को नाम से अगर बुलाते हो तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। मुझे हमेशा प्रेम जी जैसे दूर से बुला के प्रेम जी करके, एग्रीकल्चर महोत्सव हुआ नवसारी में, मंच से उतर रहे थे, मेरे ऊपर निगाह पड़ गई, दूर से बुलाया, अरे प्रेम जी कहाँ हो आप, इधर आओ। तो इतना मतलब कितने लोगों को नाम से बुला सकते हैं गुजरात के हर शहर हर गांव में, ये समझना बिल्कुल असंभव है लोगों के लिए कि इतने लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैसे पहचान सकते हैं, कैसे नाम से बुला सकते हैं।